नाउ द नेक्स्ट वन इज परमानेंट मैग्नेट। अब ये कंसेप्ट हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन, मैग्नेटिक चार्ज M प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड P एक्सपीरियंस फोर्स F इज इक्वल टू एम बी। जैसे हमने F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई स्टडी किया था, वैसे यहाँ पे हम F इज इक्वल टू एम इंटू बी, या फिर आप क्यू एम इंटू बी भी लिख सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म का एक लिस्ट बनाया था, एनालॉग बनाया था, वो एनालॉग से आप सारे फॉर्मूला को कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करेंगे एक्सिस और इक्वेटर के लिए, तो एक फार्मूला हमारा बनेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 4πr²। ये एक फार्मूला किसके लिए होगा? मैग्नेटिक चार्ज M प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। तो डिस्टेंस r के लिए मैग्नेटिक चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, इसका बेसिक फार्मूला है। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट M इज इक्वल टू 2m इंटू एल, इसको हम 2 टाइम्स QM इंटू एल भी लिख सकते हैं। मतलब QM मतलब पोल स्ट्रेंथ और 2L मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। नाउ टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये ऑलरेडी हमने टॉर्क का फार्मूला लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस पी। अब हमें पूछा है अगर इस बार मैग्नेट के लिए टाइम पीरियड या फिर उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे माइनस एम बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, और अब ओमेगा मतलब अंडर रूट एम बी बाई आई, और टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है MCQ के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि एक्सिस एंड इक्वेटर के लिए भी हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। सो B इज इक्वल टू एक्सिस के लिए फॉर्मूला होगा म्यू नॉट 2m अपॉन 4πr³, और इक्वेटर के लिए होगा म्यू नॉट m अपॉन 4πr³। दोनों में रिलेशन होगा 2 टाइम्स, मतलब B एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स B इक्वेटर। ये भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद रखना है। नाउ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। अब ये एक रिलेशन जो आपको NCERT में नहीं दिया, बट आपको MCQ में यूजफुल हो सकता है। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस R1 टू R2 B डॉट DR। सेम इक्वेशन हमने चैप्टर नंबर 2 में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन के लिए कैलकुलेट किया था। सेम चीज़ यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में यूज़ की है। फॉर अ पोल स्ट्रेंथ M, स्मॉल m मतलब पोल स्ट्रेंथ, VR इज इक्वल टू म्यू नॉट M अपॉन 2πr। ये एक फॉर्मूला हमारे पोल स्ट्रेंथ के टर्म में पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। नाउ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल के लिए ये फॉर्मूला क्या होगा? तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया था, सेम चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मैग्नेट के लिए। सो मैग्नेट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू डाइपोल कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एम कॉस थीटा अपॉन 4πr²। हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूला था उसके अंदर हमने r³ यूज़ किया था। r³ का आंसर था, मतलब पोटेंशियल r³ से डिक्रीज होगा, बट यहाँ पे पोटेंशियल r² से डिक्रीज होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। The horizontal component BH and the field B are related as। अब ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला B इज इक्वल टू अंडर रूट BB² प्लस BH², वेर BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा एंड B इज इक्वल टू BH बाई cos डेल्टा, वेर डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा कौन सा एंगल होगा? हमारा एंगल ऑफ डिप। देयरफॉर tan डेल्टा इज इक्वल टू BB बाई BH। नेक्स्ट वन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये हमारे टॉपिक में नहीं है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हमारे NCERT में भी था, और इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। NIAB इज इक्वल टू K थीटा, ये हमारी डिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन। इसी फॉर्मूला से हमें I इज इक्वल टू K अपॉन NAB इंटू थीटा एक फॉर्मूला मिलेगा, जहाँ से हमें पता चलेगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड K अपॉन NAB इज गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। मतलब थीटा कितना चेंज होगा वो डिपेंड करेगा I की वैल्यू से। जितना करंट ज़्यादा फ्लो होगा उतना ही हमें पॉइंटर में डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलेगा। नाउ शंट। शंट इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। और शंट के लिए फॉर्मूला कौन सा था? I1 इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस R इंटू
आई, और शंट के लिए फॉर्मूला था S इज इक्वल टू GIG अपॉन I माइनस IG, वेयर IG स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम करंट फ्लोइंग फ्रॉम गैल्वेनोमीटर. Gauss law for magnetism, B dot ds is equal to 0. Number of magnetic field line entering the surface is equal to leaving the surface. तो यहाँ पे हमने लिखा है B डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम इन साइड. अब यहाँ से हमें पता चलेगा क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं होगी. अब यहाँ से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स के सारे पैरामीटर को कंपेयर किया है. कांस्टेंट को भी हमने कंपेयर किया है. जैसे यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू यूज़ करते हैं, वहाँ पे पोल स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल भी यूज़ करते हैं. यहाँ पे लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के लिए फोर्सेस अलग अलग के नेचर के हैं. मतलब लाइक चार्जेस के लिए वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस के लिए वो अट्रैक्ट. जैसे यहाँ पे लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल एक दूसरे से अट्रैक्शन फील करेंगे. नाउ F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ का एक सिंपल फार्मूला, और यहाँ से F इज इक्वल टू म्यू नॉट M1 M2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. मतलब चार्ज को हमने रिप्लेस किया है पोल स्ट्रेंथ से. अब ये भी एक फार्मूला था E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज. जैसे यहाँ पे फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट वन एक्सिस एंड इक्वेटर के लिए फॉर्मूला. तो एक्सिस का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में था Kp अपॉन डी क्यू, और ये इक्वेटर के लिए फॉर्मूला, और ये एक्सिस के लिए 2 Kp अपॉन डी क्यू. सेम चीज़ यहाँ पे होगी म्यू नॉट M बाई 4 पाई डी क्यूब, और यहाँ पे म्यू नॉट 2M 4 पाई डी क्यूब, मतलब 2 टाइम्स. सेम रिलेशन एक्सिस एंड इक्वेटर के लिए. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी बाई डी क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा. ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला. सेम चीज़ यहाँ पे सिर्फ हमें पोल स्ट्रेंथ को कन्वर्ट करना है. मतलब जहाँ पे चार्ज या फिर डाइपोल मोमेंट दी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यूज़ करेंगे. सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन डी क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 थीटा बाई 2. परमानेंट मैग्नेट, अब ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी स्टडी किया. फॉर्मूला नंबर 7, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स इज नेवर अ क्लोज्ड कर्व. अब ये यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया है, जो आप ऐसे भी रीड कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अब इसके अंदर हमने एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन स्टडी किया था M बाई V, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. इसी को अगर हमने कन्वर्ट किया, M बाई V को हमने लिखा 2M इंटू एल अपॉन एरिया, वॉल्यूम को हमने लिखा एरिया इंटू लेंथ बिटवीन या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स A इंटू 2L. तो 2L से 2L कट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा M अपॉन A. नाउ मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस I. इफ़ नो मटेरियल इज़ प्रेजेंट, मतलब वैक्यूम के अंदर अगर इसको पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू 0. तब फॉर्मूला क्या होगा, H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट. नाउ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, तो I इज इक्वल टू जाई H. वहाँ पे जाई क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी. हमने यहाँ पे M यूज़ किया था मैग्नेटाइजेशन के लिए, यहाँ पे मैंने I लिखा है, सिर्फ सिंबल चेंज किया है. इसके बाद म्यू और म्यू आर का रिलेशन, मतलब जो हमारा टर्म है परमिएबिलिटी का, उस परमिएबिलिटी का एक सबसे बेसिक इक्वेशन होगा म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर, विच इज इक्वल टू 1 प्लस जाई. अब ये पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू आर की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगी, डायमैग्नेटिक के लिए लेस देन 1 होगी, और फेरोमैग्नेटिक के लिए ऑर्डर ऑफ 1000 होगी. तो ये भी आपको शायद एमसीक्यू में आ सकता है, डिजिट आपको याद रखने हैं. ये दूसरा कंपैरिजन था कि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा या फिर पैरामैग्नेटिक या फिर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का उसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट से पास होने की ट्राई करेगी या फिर उससे टोटली रिपेल करके बाहर निकल के जाएगी, या फिर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उस मटेरियल से पास होगी. तो ये वाला नेचर होगा फेरोमैग्नेटिक के लिए.
ये डायमैग्नेटिक के लिए जहाँ पे हमें मीजनर इफेक्ट स्टडी की थी और ये मीजनर इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन भी था कि बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास होगी, बट अगर सुपर कंडक्टर यूज़ करेंगे तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल से पास नहीं होगी। तो ये सुपर कंडक्टर में ये चीज़ ऑब्जर्व की थी, इसलिए इसको साइंटिस्ट के नाम से मीजनर इफेक्ट नाम दिया था। और ये वाली इफेक्ट हमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल में दिखाई देगी। अब इनके सारे प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे टेबल पे लिखे हैं और ये हमने ऑलरेडी क्लास में भी लिखे थे। नाउ ये एक टॉपिक हमने नेक्स्ट चैप्टर से भी यहाँ पे लिया है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के लिए हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। और ट्रांसफॉर्मर के लिए ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन भी हमें पता है, E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। और पावर ट्रांसफर के लिए इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, मतलब E1I1 इज इक्वल टू E2I2। अब यहाँ से अगर I2 कैलकुलेट करना होगा तो N1/N2 इंटू I1। सो ये ईटा मतलब एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सो ऐसे हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट देखे। शायद कोई कंसेप्ट बाकी भी होगा तो वो हम लोग एमसीक्यू के टाइम पे वापस डिस्कस भी कर सकते हैं। तो जितने कंसेप्ट इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए वो सारे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, आपको इसकी लिस्ट बनानी है और सारे कंसेप्ट को याद रखना है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के बेसिस पे एमसीक्यू स्टार्ट करें। Hello everyone, so let us start MCQs from moving charges and magnetism. First MCQ, if 0.1 ampere electric current is passed through coil having radius 0.1 meter and 1000 turns, the magnitude of magnetic field at the center of the coil is dash. अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू गिवन है और रेडियस और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। अब जब भी आप सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो आपको एक फॉर्मूला सेंटर के लिए याद ही रखना है, μ0I/2R। अगर n टर्न्स के लिए पूछा जाएगा तो μ0NI/2R। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला सेंटर के लिए। अब इसके अंदर हमें μ0 की वैल्यू पता है 4.10⁻⁷, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 1000 टर्न्स, इंटू I मतलब 0.1 एम्पियर करंट की वैल्यू भी गिवन है, अपॉन 2 इंटू R, R मतलब रेडियस जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। अब सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर होगा 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। सो ये फर्स्ट MCQ ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। Now MCQ number 2. Charged particle Q with mass m moves in a circular orbit of radius r. The ratio of magnetic moment and angular momentum depends on. अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन पूछा है, जो हमने फॉर्मूला अभी डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन गायरोमैग्नेटिक रेशियो से हमने डिफाइन किया था। सो गायरोमैग्नेटिक रेशियो का आपको फॉर्मूला भी पता है, म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, विच इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 2 इंटू मास। अब इसी डायग्राम से इसी फॉर्मूला से आपको पता भी हो जाएगा कि म्यू अपॉन एल का रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज एंड मास के ऊपर। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यू एंड एम। Next one, now MCQ number 3. As shown in the figure, 20 ampere, 40 ampere and 60 ampere currents are passing through very long straight wires P, Q and R respectively in the direction shown by the arrows. In this condition, the direction of the resultant force on wire Q is dash. अब Q वायर के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पैरेलल वायर के लिए फोर्स का जो कंसेप्ट था, अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो इन दोनों वायर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे तो फोर्स का नेचर होगा रिपल्सिव। इस कंडीशन में Q के ऊपर हमें रिजल्टेंट फोर्स पूछा है। फर्स्ट हम लोग Q वायर के ऊपर P की वजह से फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा वो कंसिडर करेंगे, और Q वायर के ऊपर R के लिए
फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा वो भी कंसिडर करेंगे, और दोनों के लिए हमने एरो से उसको इंडिकेट करेंगे। सो पी एंड क्यू की बात करेंगे तो पी और क्यू के लिए करंट की डायरेक्शन सेम है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स को हम इस डायरेक्शन के और इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। सो क्यू के ऊपर पी की वजह से फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस वाली डायरेक्शन में। अब Q और R की बात करेंगे तो Q और R अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमें एरो कहाँ से शो करना है, ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। अब आप इस डायग्राम से फाइनल आंसर फाइंड आउट करो कि Q के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा। Q के ऊपर एक फोर्स इस वाली डायरेक्शन में होगा और दो फोर्स इस वाले डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में होगा, Q से लेफ्ट साइड। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ वायर Q, मतलब ऑप्शन ए। सो आप यहाँ पे ये पूरा मैंने स्टेटमेंट भी लिखा है, बट आपको ये सिंपल एक एरो आप शो करोगे तब भी आपको ये आंसर मिलेगा कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स Q वायर के ऊपर कौन से डायरेक्शन में होगा। तो आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखना है, अगर सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव और अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सिव। अगर अट्रैक्शन को आप शो करना चाहते हो तो ये उसका सिंबल होगा, और रिपल्सन को शो करना चाहोगे तो रिपल्सन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करना है। बस ये दोनों सिंबल यूज़ करके वायर के लिए आपको कैलकुलेट करना है। अब MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4, a galvanometer having a coil resistance of 100 ohm gives a full scale deflection when a current of 1 milliampere is passed through it. The value of the resistance which can convert this galvanometer into ammeter giving a full scale deflection for a current of 10 ampere. इस क्वेश्चन के अंदर हमें गैल्वेनोमीटर से ए मीटर में कन्वर्जन करना है। उसके लिए हमें जो गैल्वेनोमीटर यूज़ किया उसके कॉइल का रेजिस्टेंस दिया 100 ओम, मतलब ये कैपिटल G की वैल्यू हमें गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जब मैक्सिमम करंट पास होगा गैल्वेनोमीटर से तब पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो कितने करंट्स पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिला हमें, मतलब IG की वैल्यू गिवन है 1 मिली एम्पियर, मतलब उस गैल्वेनोमीटर से अगर हमने 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करवाया तब हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलेगा। सो ये I इंटू जी की वैल्यू है, मतलब IG ये एक वैल्यू हमें यहाँ पे दी है। नाउ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें शंट रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें शंट रेजिस्टेंस की ही वैल्यू पूछी है और उस शंट रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे तब वो गैल्वेनोमीटर होगा 10 एम्पियर का एमीटर। सो ये हमें फाइनल करंट की वैल्यू भी दी है कैपिटल I की 10 एम्पियर। हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। शंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, GIG अपॉन I माइनस IG। तो G मतलब कैपिटल G मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, IG की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमें 1 मिली एम्पियर, और I कितने एम्पियर तक हमें ये डिफ्लेक्शन लाना है, तो ये 10 एम्पियर का हमें एम्पियर मीटर बनाना है। सो I की वैल्यू भी गिवन है 10 एम्पियर माइनस IG 1 मिली एम्पियर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर होगा 0.01 ओम। तो इस MCQ में हमने गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कन्वर्जन किया और उसके लिए शंट का कंसेप्ट हमने यूज़ किया। तो ये डायग्राम भी आपको याद होगी जैसे हमने NCERT में इसको स्टडी भी किया था। नाउ द नेक्स्ट वन MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5, when a current of 5 milliampere is passed through a galvanometer having a coil resistance of 15 ohm, it shows the full deflection। मतलब हमें IG की वैल्यू मैक्सिमम करंट की वैल्यू दी है जिस करंट के ऊपर हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिला, और उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें गिवन है 15 ओम। The value of the resistance to be put in series with the galvanometer to convert it into voltmeter of range 0 to 10 वोल्ट। अब हमें वोल्टमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर से जिसकी रेंज होगी 0 to 10 वोल्ट। तो इसके लिए हमें सीरीज़ में कितना रेजिस्टेंस पुट करना होगा कि वो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली हमारे पास रिलेशन है गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर का।
सो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया, सीरीज रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। वी मतलब जितना वोल्टेज हम लाना चाहते हैं, जितना रेंज लाना चाहते हैं वो, तो 10 वोल्ट जो हमें रेंज दी है यहाँ पे। आई जी मतलब जो मैक्सिमम करंट हमने पास करवाया वो भी वैल्यू हमें गिवन है 5 मिली एम्पियर। और कैपिटल जी मतलब गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस 15 ओम, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है। सारी वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर होगा 1.985 इंटू 10⁻³ ओम। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमने गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर का कंसेप्ट यूज़ किया। अब द नेक्स्ट वन इज MCQ नंबर 6. MCQ number 6. A uniform magnetic field of 0.3 Tesla is established along the positive z direction. A rectangular loop in XY plane of side 10 cm and 5 cm carries a current of I is equal to 12 ampere as shown in the figure. The torque on the loop is dash. अब हमें एक करंट कैरिंग लूप दी है जिसको हमने इस तरह अप्लाई किया है कि मैग्नेटिक फील्ड उसकी z डायरेक्शन में रहेगी और XY प्लेन में वो लूप को हमने सेट किया है जिसकी साइड होगी 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब इस लूप से हमने 12 एम्पियर जितना करंट फ्लो करवाया। तब हमें पूछा है कि इस लूप के लिए टॉर्क कितना होगा। तो लूप के लिए टॉर्क का फॉर्मूला कौन सा होगा, टाउ इज इक्वल टू NIA क्रॉस B। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे अगर डायरेक्शन दी है Z एक्सिस एंड XY एक्सिस, तब आपको सबसे पहली चीज़ कैलकुलेट करनी होगी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये आंसर आपको इजीली मिल गया तो आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन में हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए एंगल डिसाइड करेंगे। तब एंगल के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे दी है। अब ये जो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो हमारे पास प्लेट है, जो रेक्टेंगुलर फ्रेम हमने कंसिडर की, इसके लिए एरिया वेक्टर कौन सा हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर। सरफेस हमारे एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर भी जेड डायरेक्शन में हो जाएगा सरफेस से परपेंडिकुलर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमें आगे एक भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, बिकॉज NIA क्रॉस B मतलब NIAB साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब टॉर्क का आंसर 0 हो जाएगा, NIAB साइन 0। सो इसीलिए कोई भी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, सिर्फ आपको डायग्राम समझना है और डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बनेगा। सो इस MCQ के अंदर हमने सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर लूप या सर्कुलर लूप, कोई भी लूप को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में सब्स्टिट्यूट किया, तब हमें उसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। So next MCQ number 7. Two concentric rings are kept in the same plane. Number of turns in both the rings is 20. The radii are 40 cm and 80 cm and they carry electric currents of 0.4 ampere and 0.6 ampere respectively in mutually opposite directions. The magnitude of the magnetic field produced at the center is dash. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो कॉन्सेंट्रिक रिंग दी है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल है 20। दोनों की रेडियस डिफरेंट है 40 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर और दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करवाने वाले हैं उसका मैग्नीट्यूड है 0.4 एम्पियर एंड 0.6 एम्पियर, वो भी म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा, म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट फ्लो करवाया है। अगर म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों रिंग के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर रिपल्सिव। तो आपको कंसेप्ट पता है पैरेलल वायर का, अगर हमने सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाया तो अट्रैक्टिव, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाया तो रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम राइट हैंड थंब रूल से भी फाइंड आउट करेंगे तो एक के लिए करंट हम लोग मान लेंगे क्लॉकवाइज और दूसरे के लिए हमने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज। तब हमें पता चलेगा कि दोनों वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक के लिए अगर अपवर्ड्स आएगी तो दूसरे के लिए डाउनवर्ड्स, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब हमें इस क्वेश्चन में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि जैसे हमें पता है कि एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी और दूसरे के लिए इनवर्ड्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी, B1 माइनस B2 से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इस MCQ में याद रखना है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना है या फिर उसको सबट्रैक्ट करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सी डायरेक्शन में हमें करंट फ्लो करवाया है। सो फर्स्ट हमें जो वैल्यू गिवन है R1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 0.8 मीटर मतलब 80 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स तो कॉमन है 20, I1 और I2, ये सारी वैल्यूज हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सेंटर के लिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। तो ये फर्स्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट की, सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट की, तब आंसर आया 10 म्यू नॉट टेस्ला। म्यू नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं की, बिकॉज हमें अल्टीमेटली जो आंसर लाना है, जो हमारा ऑप्शन है उसके अंदर म्यू नॉट वाला टर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे म्यू नॉट को मतलब म्यू नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, म्यू नॉट को एज इट इज़ रखा। नाउ B2 के लिए हमने अगर वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट की तो म्यू नॉट NI2 अपॉन 2R2, तो इसका आंसर आएगा 30/4 म्यू नॉट T। अब जैसे मैंने आपको बताया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा B1 माइनस B2, तो 10 म्यू नॉट माइनस 30/4 म्यू नॉट, तो फाइनल आंसर होगा 10/4 म्यू नॉट टेस्ला। तो इस MCQ के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए, अगर दो कंसंट्रिक रिंग्स दी है, सेम डायरेक्शन में करंट या फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट, इसके अकॉर्डिंग आपको B1 माइनस B2 एंड B1 प्लस B2 को डिसाइड करना है। तो फाइनल आंसर होगा 10/4 म्यू टेस्ला, म्यू नॉट टेस्ला। सो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C। नाउ नेक्स्ट वन MCQ नंबर 8। MCQ नंबर 8, a particle of mass m has an electric charge q. This particle is accelerated through a potential difference V and then entered normally in a uniform magnetic field B. It performs a circular motion of radius r. The ratio of its charge to mass q by m इज इक्वल टू डैश। अब इस क्वेश्चन में हमें q बाई एम चार्ज पर मास का रेशियो फाइंड आउट करना है, बट हमें जो कंडीशन गिवन है, एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m एंड चार्ज q है, इस चार्ज पार्टिकल को हमने पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। उसके बाद जैसे वो एक्सेलरेट करके आगे जाएगा तो वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाएगा। जैसे वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उसकी सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसके सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा कैपिटल R। तब उस कंडीशन में हमें Q बाई एम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को प्लेस किया, तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज कितनी हो जाएगी, हाफ mv² विच इज इक्वल टू वर्क मतलब Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। सो हाफ mv² इज इक्वल टू QV। अब इस चार्ज पार्टिकल को जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तब फॉर्मूला कितना हो जाएगा, mv² बाई R इज इक्वल टू QVB, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से हमें V को सब्जेक्ट बनाया, तो V इज इक्वल टू QBR अपॉन M, और इसी V की वैल्यू हमने इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की। सो हाफ M इंटू V² विच इज़ इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये कैपिटल V और ये स्मॉल v में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कैपिटल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। सो हाफ M इंटू V², V वेलोसिटी वाला जो टर्म है हमारा, उसके प्लेस पे हमने रखा है QBR अपॉन M होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू Q इंटू V। सो Q बाई M इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, ये 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन B² इंटू R², क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनल आंसर Q बाई M के लिए बचेगा 2V अपॉन B² R²। सो यहाँ से ये ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर A। नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 9। Now MCQ number 9. A voltmeter of a very high resistance is joined in the circuit as shown in the figure. The voltage shown by this voltmeter will be dash. अब इस सर्किट के अंदर हमें एक वोल्टमीटर कनेक्ट करके दिया है और इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई दिया है। इस वोल्टमीटर में कितना रीडिंग होगा जब हमने इस टाइप के एक सर्किट को यहाँ पे कनेक्ट किया है।
तो सबसे पहले सर्किट को हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस और ये 10 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा। सो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा 20 ओम, 10 + 10। अब ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे हमें बैटरी का वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, तो पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। सो V = I × R। तो इस वाले फॉर्मूला से हमें I की वैल्यू मिलेगी, करंट की वैल्यू, तो I = क्या हो जाएगा V/R। वोल्टेज है 10 और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 20, मतलब 10/20 = 0.5 एम्पियर। तो ये पूरे सर्किट से हमें करंट की वैल्यू भी मिली। जैसे ये सीरीज़ के अंदर कनेक्शन है तो सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तब हमें अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इस वोल्ट मीटर के अगेंस्ट में। तो अगर ये वोल्ट मीटर हमने इस R1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्किट के अंदर दिया है तो हमें एक्चुअल में इस दोनों पॉइंट के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो मतलब इतना ही पोटेंशियल ये वोल्ट मीटर शो करेगा। मतलब हमें R1 के अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करना है। सो पूरे सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर और ये वोल्ट मीटर जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है वहाँ पे R1 की वैल्यू है 10 एम्पियर। तो सेम ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो V1 = IR1, जहाँ पे I मतलब पूरे सर्किट का करंट जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहेगा, इसलिए I की वैल्यू 0.5 रखी और R1 जो हमने यहाँ पे दिया है 10 ओम, सो यहाँ पे × 10 विच इज़ इक्वल टू 5 वोल्ट। तो इस वोल्ट मीटर में 5 वोल्ट का रीडिंग हमें इंडिकेट करेगा पॉइंटर, तब ये सर्किट हमारे पास होगी। सो इस सर्किट से अगर हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया और बैटरी के हेल्प से हमने टोटल करंट कैलकुलेट कर लिया तो करंट इनटू हम रेजिस्टेंस की वैल्यू करेंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली इस न्यूमेरिकल के अंदर, इस एमसीक्यू के अंदर हमें एक सिंपल सीरीज़ का एक कॉम्बिनेशन मिला था और इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हमने फाइनल वोल्ट मीटर में रीडिंग कैलकुलेट की। नाउ द लास्ट वन इज एमसीक्यू नंबर 10। MCQ number 10. A conducting wire of 1 meter length is used to form a circular loop. If it carries a current of 1 ampere, its magnetic moment will be dash. ये important MCQ है जहाँ पे हमें एक कंडक्टिंग वायर जिसकी लेंथ गिवन है 1 मीटर, अब इसी वायर को हम कन्वर्ट करेंगे एक सर्कुलर लूप के अंदर। जैसे ये सर्कुलर लूप बनाई और इस लूप से हमने करंट 1 एम्पियर फ्लो करवाया तो अब हमें पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का बेसिक फार्मूला क्या होगा हमारे पास, M = I × A। बट एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सर्कल के लिए एरिया हो जाएगा πr²। तब यहाँ पे हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तब हमें ये पूरी रिवर्स कंडीशन देखनी होगी कि सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला M = I × A। इस कंडीशन में एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा πr²। अब इस कंडीशन में हमें रेडियस नहीं दी है तो रेडियस हमें इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करनी होगी। अगर आप पूरी रिवर्स कंडीशन यहाँ पे सोचोगे तो आपको डायरेक्ट इसका कंसेप्ट पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कल कैलकुलेट किया, तो लेंथ के लिए टोटल लेंथ हमें वायर की कितनी दी है 1 मीटर। सो 1 मीटर = लेंथ ऑफ दिस सर्कल मतलब 2πr। सो r हो जाएगा 1/2π। अब इसी रेडियस से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे πr²। सो π × 1/4π² विच इज़ इक्वल टू 1/4π। अब इसी एरिया को हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में M = I × A। सो I × 1/4π। सो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 1/4π इंटू करंट मतलब 1 एम्पियर। सो फाइनल आंसर होगा हमारा 1/4π एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो इस एमसीक्यू के अंदर हमें एक कंसेप्ट पता चला मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। सो यहाँ पे हम ये 10 एमसीक्यू के साथ ये लेक्चर ओवर करते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में और भी हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म के बेसिस पे। थैंक यू।